जी हां, आसियान समिट से जुड़ी एक एक डिटेल, एक एक जानकारी लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और इस बार कोशिश यह है कि विस्तारवादी चीन को करारी चोट पहुंचाई जाए इस समिट के जरिए भी। और पीएम मोदी का सम्मान, आसियान ने बदला है अपना प्लान। एक एक डिटेल होगी आपके सामने। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। दुनिया में भारत की साख काफी मजबूत हो चुकी है। दुनिया के तमाम बड़े देश हिंदुस्तान की ताकत को पहचान रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। इंडोनेशिया में होने वाले 2 सम्मेलनों ने तो पीएम मोदी के लिए अपने शेड्यूल में भी बदलाव कर दिया, क्योंकि भारत में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां दिल्ली आने वाली हैं। इस बीच कल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन की वजह से काफी व्यस्त हैं। ऐसे में आसियान के 10 देशों ने और ईस्ट एशिया के 18 देशों ने पीएम मोदी के सम्मान में सम्मेलन के शेड्यूल में ही बदलाव कर दिया। यह बड़ी बात है ताकि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकें। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, समिट को लेकर ही आज इंडोनेशिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आसियान में शामिल होने इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के लिए बड़ी बात यह है, आप गौर करिए, सम्मेलन के वक्त में बदलाव किया गया है। कल होने वाले दोनों सम्मेलन, आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी सम्मेलन के बाद कल ही दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री जी वो वापस जल्दी आ सके, उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियन साइड ने, जो कि ईस्ट एशिया समिट का जो कि टाइमिंग है वो थोड़ा सा आफ्टरनून में पहले था, उसको एडवांस करके फोरनून में कर दिया। सो 9 से 10 बजे तक आसियान इंडिया समिट होएगी। 15 मिनट का उसके बाद गैप होएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होएगी। तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद फ्री हो जाएंगे और वापस आ सकते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और ये खबर कहीं ना कहीं बता रही है कि आज के दौर में भारत की महत्ता कितनी बढ़ चुकी है। पीएम मोदी की वजह से 18 देशों ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। ये जान लीजिए कैसे। पहले 7 सितंबर को भारत आसियान सम्मेलन सुबह 8:30 बजे शुरू होना था, लेकिन अब भारत आसियान सम्मेलन सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्केड्यूल के हिसाब से इस स्केड्यूल में बदलाव किया गया। और देखिए, ईस्ट एशिया समिट भी जो होनी है, इसको लेकर ही बदलाव है। पहले सुबह 11 बजे इसे होना था समिट को, लेकिन अब वक्त पहले करके सुबह 9:30 बजे किया जाए, क्योंकि समझा यह जा रहा है प्रधानमंत्री की खुद जो व्यवस्था है वो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर काफी ज्यादा बनी हुई। बिल्कुल, और समय में बदलाव क्यों किया गया है? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हो सकें। हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से G20 समिट की मेजबानी में इन दिनों भारत जुटा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत व्यस्त हैं। पीएम मोदी की यही वजह है कि व्यस्तता की वजह से समय में बदलाव किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकें। G20 सम्मेलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त हैं, बाकायदा एक एक चीज को खुद वो देख रहे हैं। 7 सितंबर को ही पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट आएंगे और यही वजह है कि जो वक्त में बदलाव है वो आसियान और ईस्ट एशिया समिट को लेकर किया गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। एजेंडा क्या होगा आसियान सम्मेलन का, ईस्ट एशिया समिट का, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ करा दें, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले संजय भारद्वाज जी, एजेंडे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये जो स्केड्यूल में बदलाव किया गया है ताकि किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में, ईस्ट एशिया समिट में खुद मौजूद रहकर हिस्सा ले सकें, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात नजर आती है आपको? देखिए, साफ साफ बात है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में व्यस्त हैं, लेकिन
जो समय परिवर्तन आसियान इंडिया समिट में किया है और दूसरा ईस्ट एशिया समिट में किया है, ये दो बातें स्पष्ट करता है। पहली बात कि आसियान कंट्रीज़ के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है, जियो स्ट्रेटजिकली, जियो इकोनॉमिकली। जिस तरीके का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके की कनेक्टिविटी चाहे व्यापार में हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, वो इसकी महत्ता को बताता है। दूसरा, चीन के लिए भी आसियान कंट्रीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है आसियान कंट्रीज़ में, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माध्यम से जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, वो चीन को खलबली पैदा कर रहा है। और चीन के प्रधानमंत्री ने भी अपने समय में परिवर्तन करके ईस्ट एशिया समिट को प्रीपोन्ड किया है। ये बात साफ साफ स्पष्ट होती है कि भारत आज एक ग्लोबल साउथ की वॉइस बनता जा रहा है और इसको सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और जिस तरीके से चीन जो एक स्टैंडर्ड मैप उन्होंने रिलीज किया है, उससे भी 5 जो देश हैं आसियान के, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड ब्रुनेई, इन सब में खलबली है। इसको क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। और जो प्रधानमंत्री गए हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बात पर निश्चित रूप से बात होगी और इस पर हो सकता है कोई एक प्रपोजल ये आसियान इंडिया समिट में बाहर आ। बिल्कुल, तो चीन को काउंटर करने के लिए भी क्या हो सकता है, क्या प्रमुख हम देख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे भारद्वाज सर। लेकिन इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर है आसियान समिट को लेकर। ये बता दें, आसियान में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा संभव है, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा होगी, यह भी माना जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी पूरा फोकस होगा। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये आसियान समिट में छाए रहेंगे। किन किन मुद्दों पर इस बार नजर रहेगी, ये जरा आप देख लीजिए। भारत आसियान सम्मेलन, किन मुद्दों पर चर्चा। हमारी टीम ने बड़े शानदार ग्राफिक्स तैयार किए हैं। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये छाए रहने वाले हैं इस बार। इसके अलावा आर्थिक कनेक्टिविटी, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर जोर होगा। इंडो पैसिफिक महासागर में कैसे तालमेल को और मजबूत किया जाए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, यह भी एक मुद्दा है। एक्ट ईस्ट नीति की बात होगी। यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा क्योंकि दोनों पक्षों ने 2022 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है और तब से समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सहयोग के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात की जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही देखिए आसियान समिट को लेकर और क्या जानकारी, इसका उद्देश्य क्या है आसियान का, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शांति, आर्थिक विकास, ये तमाम जो देश है वो है, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक विकास और इसके अलावा शिक्षा, तकनीक, अनुसंधान, कृषि, एक दूसरे के हितों का पूरा ख्याल रखना, ध्यान देना, दुनिया की तरक्की में अहम भूमिका निभाना, ये जो प्रमुख तौर पर उद्देश्य और यहां पर भारत की इंपॉर्टेंस को आसियान में भली भांति समझा जा रहा है। यही वजह है कि यह बदलाव किया गया। महेश सचदेवा सर, क्या आपने इससे पहले कभी सुना हाल फिलहाल में कि किसी एक देश के नेता के लिए खास तौर पर इस तरह से समय में बदलाव किया गया है? और अगर बदलाव किया गया है तो यह भारत की धाक के बारे में, भारत की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बतला रहा है? इसको दूसरी तरह से अगर देखें तो ये आसियान के साथ भारत के संबंधों के महत्व को दर्शाता है। और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री का जकार्ता की यात्रा करना इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई वर्ष गांठें एक साथ आ रही हैं। 3 दशक हो चुके हैं भारत को आसियान का डायलॉग पार्टनर बने हुए। 2 दशक हो चुके हैं पिछले साल भारत और आसियान के बीच में व्यापार समझौता किए हुए, और पिछले साल ही पहली बार इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित किया गया है। तो इतने ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना ज़्यादा G20 का बोझ होने के बावजूद भी ये एक प्रयास है कि एक पांव उधर रखा जाए और एक पांव इधर रखा जाए, और इसको सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और सभी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और शायद यही वजह है कि हर मुमकिन कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम समिट में शामिल होने का
जिस तरह से पूरा प्रोग्राम है वो किसी भी हाल में कैंसिल ना होने पाए। वहीं पीएम के इंडोनेशिया दौरे की एक बुकलेट सामने आई है। बुकलेट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यह भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल हमने देखा था G20 समिट के डिनर का जो इनविटेशन कार्ड सामने आया था, उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, और अब आप देखिए इस बुकलेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब ये चर्चा जोरों पर है और पूरा ऑपोजिशन सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है कि संविधान में बदलाव करके इंडिया हटाने जा रही है सरकार, कयास यहां तक लगने लगे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, यह लिखा हुआ है हमारे संविधान में, फिर भारत कहने में दिक्कत क्या है। लेकिन आसियान देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम बात करते हैं। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2050 तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है। 2022 में कुल जीडीपी $3.66 ट्रिलियन। आसियान भारत के साथ चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान भारत के बीच 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हो रहा है। तो यह अपने आप में देखिए बड़ी बात है और यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारत के रुतबे में किस तरह का इजाफा हो रहा है। और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से भारत की महत्ता को आप देखते हैं आसियान में, और इस समिट से उम्मीद क्या है, क्या हो सकता है, किस तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिखते हैं आपको? देखिए ये तो निश्चित है कि आसियान के लिए भारत लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है जी, और अभी भी है। जैसे कि अभी एम्बेसडर सचदेवा ने बताया कि 3-4 ऐसे कारण हैं जो ये दिखाने के लिए सक्षम है कि भारत की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। रही बात ये कि भारत के साथ व्यापार का, तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि भारत के साथ अगर आसियान का व्यापार सिर्फ 86.9 बल्कि अब कहते हैं $110 बिलियन का हो गया है, वहीं चीन के साथ आसियान का व्यापार $974 बिलियन का है। 8 गुने का फर्क है और इस 8 गुने के फर्क को हमको जल्दी से जल्दी दूर करना पड़ेगा। और ये अभी ये कोई बहुत आसान बात नहीं होगी, ये हरकुलियन टास्क होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर कि ये कहना कि प्रधानमंत्री के वजह से ये कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से नहीं, वहाँ पर अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया इसके प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं अलग अलग स्टेचर्स की वजह से। नहीं, मुझे लगता है मनीष यहाँ पर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे। ये जो स्केड्यूल में बदलाव किया गया, इसकी एग्जैक्ट वजह क्या थी? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से इस समिट का हिस्सा बने, ये एक सबसे बड़ी वजह फिलहाल नजर आती है। आपके पास कुछ और डिटेल्स हैं क्या? बिल्कुल समीर और एम्बेसडर त्रिपाठी, मैं थोड़ा सा आपकी बातों को करेक्ट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद ही ये सवाल विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार से कल पूछा था जब वो प्रधानमंत्री के आसियान विजिट को लेकर ब्रीफ कर रहे थे, और अभी आपने सुना कि सौरभ कुमार ने डिटेल में बताया और एक्चुअली में हुआ भी यही था। अब आप सोचिए कि आपके घर में इतना बड़ा आयोजन है G20 का, उसके बाद भी आपको जाना था, आप काफ़ी व्यस्त थे, तो इंडोनेशिया ने फिर हमसे हमारी टाइमिंग पूछी और फिर एडजस्टमेंट किया गया। एडजस्टमेंट ये हुआ कि 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन भी था, ईस्ट एशिया समिट था, इसके बावजूद कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस तमाम देशों के प्रतिनिधि होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों सम्मेलन को प्रीपोन किया गया। आसियान समिट 1 घंटा पहले शुरू किया जाएगा, भारत आसियान समिट, वहीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो 3 से 4 घंटा पहले शुरू किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को उसमें एडजस्ट किया जा सके। दूसरी बात देखिए, आपको याद है पिछले साल एक बड़ी घटना सुनाई पड़ी थी आपको, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, भारतीय छात्रों को निकालने की बात आई थी, तब 6 घंटे के लिए युद्ध को रोका गया था प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। आप कह सकते हैं कि इस साल
2 सम्मेलनों को प्रीपोन किया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को एडजस्ट कर सके। और इस मामले में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है मेरे सवाल पर, जो कि हम लगातार सुना भी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आसियान आज की तारीख में भारत के साथ जो रिश्ते हैं, पिछले साल हमने आसियान के साथ संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। वो इसलिए क्योंकि चीन के चंगुल में जिस तरह से आसियान फंस रहा है, मैं खुद 10 में से 5 या 6 आसियान कंट्री में रिपोर्टिंग के लिए हो आया हूं, वो देश भारत की तरफ काफी उम्मीद से देख रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रहें और वो अपनी बात कहें, ताकि चीन के खिलाफ, आप सोचिए, ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन की मौजूदगी में बैठकर सभी देश ये तय करते हैं कि चीन पर कैसे लगाम लगाया जाए। हाँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आसियान के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मनीष ने आपको बखूबी समझाया। अब हम आपको बताते हैं कि भारत के लिए आसियान क्यों जरूरी है, ये भी जान लीजिए। लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई है। भारत का 55% व्यापार साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। ऐसे में आसियान देशों से अच्छे संबंध रखना हमारे लिए भी बेहद जरूरी। आसियान देश भी संगठन में भारत की भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए चीन को घेरने के लिए भारत का साथ जरूरी है। चीन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या है, यह जरा अब हम आपको समझाते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, यह हर कोई मानता है। चीन को घेरने के लिए आसियान देशों को हथियार देना, चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर दक्षिण चीन सागर ले जाना, ब्रह्मोस और तेजस आसियान देशों को बेचने की कोशिश, जिनसे दक्षिण चीन सागर में चीन पर नजर रखी जा सके, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय भारद्वाज साहब, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से गलत मानचित्र पेश किया गया, और बहुत मैं शुद्ध हिंदी का अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मानचित्रण आक्रामकता इसे कहा जा सकता है चीन की। उस पर लगाम लगाने की कोशिश सामूहिक रूप से आसियान समिट के जरिए हम होते हुए देखेंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो कार्टोग्राफी मैप में किया गया, ये बेसिकली ऑब्जेक्शनेबल है। चीन की 2-3 नीतियां, मैं आपने विस्तारवादी कही, मैं उसको कहूँगा रिविजनिस्ट पॉलिसी होगी। वो हिस्ट्री में जाके देखना चाहते हैं, इतिहास में अपने ज्योग्राफी को देखने का प्रयास करते हैं। मैं इसको और अगले रूप में कहूँगा कि चीन मिडिल किंगडम थ्योरी में विश्वास करता है। वो मिडिल किंगडम की हम किंगडम है और ये छोटे छोटे जो प्रोविंसेज है हमारे सुजनेशनिटी में है, हमारे उसमें प्रभाव में है। ये ऑब्जेक्शनेबल है साउथ चाइना सी को लेके, व्यापार को लेके। जिस तरीके का चाइना का एक डोमिनेंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, चाहे उनका एनर्जी सेक्टर हो, चाहे मार्केट हो, कुछ भी हो, उसमें उनको ओवरशैडो कर रहा है और वो अनकंफर्टेबल है आसियान कंट्रीज़। वो उससे उस शैडो से बाहर निकलना चाहते हैं सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दृष्टि से। उसमें भारत में उनको एक झलक दिखती है कि एक कंट्री है जो इस पॉलिसी को, इसको बैलेंस कर सकता है, इसको कंटेन कर सकता है। लेकिन एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से और आसियान कंट्रीज़ की दृष्टि से, वो है म्यांमार का मुद्दा। जिस तरीके से म्यांमार में जेनोसाइड और एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, वो उसका सह जो है वो चीन की तरफ से है। मिलिट्री जनता को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो वो सस्टेन कर पा रहा है, उसका चीन का सहयोग है। आसियान इससे बहुत नाराज है क्योंकि एक म्यांमार भारत के लिए भी और आसियान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। जियो इकोनॉमिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, एनर्जी रिसोर्स उस पर बहुत रिच है। चीन उसके सारे रिसोर्सेज को खाना चाहता है और साथ ही साथ जो अपना चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से वो बे ऑफ बंगाल में बिल्कुल। और सर, जो देखा भी गया, चाहे वो पाकिस्तान का हाल हो, श्रीलंका का हाल हो, इसे समझा जा रहा आसियान कंट्री की तरफ से, और यही वजह है कि एक बड़ा काउंटर भी चाहते हैं। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इसी को लेकर ये बता दें, ईस्ट एशिया सम्मेलन में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। जैसा हमने आपको बताया, आसियान के बाद ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 9:30 बजे का वक्त है, 7:30 बजे पहले आसियान और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट 9:30 बजे। ईस्ट एशिया समिट ने भी पीएम के लिए बदलाव किया है समय का। 3 घंटे पहले ईस्ट एशिया सम्मेलन होगा। अब बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि ईस्ट एशिया समिट को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे इसमें बदलाव किया गया और काफी यह अहम माना जा रहा है। पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, यह आप देख लीजिए, पूरे एक इंफॉर्मेशन आपके सामने ईस्ट एशिया सम्मेलन को लेकर। पहला सम्मेलन दिसंबर 2005 में कहां पर हुआ, मलेशिया में हुआ, और कुल जो इसके सदस्य हैं वो 18 देश इसमें शामिल हुए।
बिल्कुल एक एक डिटेल ईस्ट एशिया सम्मेलन से जुड़ी हुई आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। पूर्वी एशिया में शांति, आर्थिक विकास, ये तमाम मोटिव रहे। मकसद जो ईस्ट एशिया सम्मेलन का है वो जान लीजिए। सामरिक विकास, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर फोकस, चीन पर लगाम लगाने की कोशिश। ये देखिए, ये साझा एजेंडा आप मान सकते हैं इन दोनों समिट का। ईस्ट एशिया के 18 देश इसके सदस्य हैं और इसलिए ये सम्मेलन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, कुल मिलाकर पुख्ता तौर पर होता क्या नजर आ रहा है? अब अगर हम आसियान से हटकर थोड़ा ईस्ट एशिया सम्मेलन के बारे में जानना चाहें, क्या होता आप इस बार देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ईस्ट एशिया समिट में आसियान के 10 कंट्री और इसके अलावा 8 कंट्री, जिसमें भारत है, अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, ये सब शामिल हैं। और आप सोचिए कि वहां पर चीन भी मौजूद रहेगा। लेकिन ईस्ट एशिया समिट का फोकस इंडो पैसिफिक एरिया में होता है। और इंडो पैसिफिक एरिया का मतलब यह है कि चीन के जो ये बेतुका क्लेम होते हैं, बेतुका क्लेम मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मैं ताइवान में था और उस समय चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया कि ताइवान में बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट हैं। यही साबित करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। आप सोचिए, चीन के अलग अलग क्लेम है। मैं तो कई बार डरता ये हूं कि न्यूयॉर्क में उनका एक अनऑफिशियल पुलिस स्टेशन है। कल के दिन में चीन ये ना कह दे कि न्यूयॉर्क चीन का हिस्सा है क्योंकि वहां हमारा चाइनीज लोग रहते हैं, वहां पर चाइनीज लोग रहते हैं। यही आशंका दरअसल आसियान क्षेत्रों में है या ईस्ट एशिया के मुल्कों में है कि चीन के बेतुके क्लेम आते हैं। वो कभी नक्शे के जरिए, कभी चाइनीज रेस्टोरेंट के नाम पर, कभी चाइनीज भाषा के नाम पर। ईस्ट एशिया समिट में दरअसल चीन की मौजूदगी में अगर मैं कहूं तो उनके छाती पर बैठकर आप चीन को बिल्कुल, और इसको थोड़ा और भी समझते हैं एक और एंगल से महेश सचदेवा सर, क्योंकि ये बात जैसा खुद मनीष झा ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि आखिर जो वक्त में बदलाव आसियान और ईस्ट एशिया समिट में क्यों किया गया, क्या ये बात चीन को चुभ सकती है? जी, अगर चीन ये सोचता है कि जीरो सम गेम है और जो भारत के लिए किया जा रहा है वो चीन के प्रति उनकी अवहेलना दिखाता है, तो मुझे ऐसा लगेगा। लेकिन मैं परिप्रेक्ष्य बताना चाहूँगा कि आसियान देश अलग अलग चीन के ऊपर बहुत निर्भर हैं। उनका सारा व्यापार चीन के साथ, चीन सबसे बड़ा व्यापारी देश है उनके साथ, और तकरीबन सारे आसियान देशों का चीन के साथ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन के साथ सब चीज़ निष्कंटक है, लेकिन अलग अलग और सामूहिक तौर पर दोनों तरह से आसियान में वो हिम्मत नहीं है कि वो चीन का सामना कर सके। 9 डैश लाइन को अभी नक्शे में 10 डैश लाइन बना दिया गया है और उसके बावजूद सिर्फ कागजी कार्रवाई पर प्रतिरोध हो रहा है। तो ये सब दिखाता है कि वास्तविकता नहीं, लेकिन कागजी वास्तविकता में फर्क है। एम्बेसडर त्रिपाठी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर हमने ताजा एग्जाम्पल अभी देखा, मानचित्र की हमने बात की, चीन ने क्या गुस्ताखी की वो हम सबने देखा। क्या इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से चीन को मैसेज देने के लिए यह किया जा सकता है कि संयुक्त रूप से उस मानचित्र को लेकर असहमति का इजहार किया जाए और चीन को एक मैसेज दिया जाए? क्या यह मुमकिन है या नहीं? देखिए, बिल्कुल ये किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आसियान के कई देश सीधे रूप से प्रभावित हैं। उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया है। जी, फिलीपींस ने किया है, इसके साथ साथ वियतनाम ने किया है, और आप देखिए तो जापान भी, हालांकि आसियान का देश नहीं, डायलॉग पार्टनर, लेकिन जापान भी या ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खुश नहीं है। सिंगापुर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है। तो अगर आधे के करीब आसियान देश इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी सीमा को गलत दिखाया जा रहा है, तो निश्चित है, मानिए कि भारत उसके साथ है। तो बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी सर, तो मैप को लेकर जो गलत तरीके से चित्रण किया गया, जो गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया, इसको लेकर भी आसियान में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें। 2021 में पीएम मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शामिल हुए थे। यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा था, भारत के आसियान देशों के साथ हजारों सालों से संबंध है। इंडो पैसिफिक में भारत और आसियान देश आपसी सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं।
इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। तो आसियान का इतिहास समझना भी आपके लिए जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया था, इससे पहले वो आपने देखा, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की जो बात है वो की गई थी। अब आप इतिहास को समझिए। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्य इसके कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। एशिया प्रशांत में तनाव को कम करने के लिए बाकायदा इसका मकसद था, स्थापना की गई थी। राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था ये आप समझिए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य था, जो कि समझ में आता है। इधर आसियान से मुक्त व्यापार समझौते भी हुए हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले महेश सचदेवा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो प्रधानमंत्री की तरफ से इससे पहले 2022 के संबोधन में कहा गया डिजिटली कि अब जो वक्त है वो लुक ईस्ट के बजाय अब एक्ट ईस्ट की तरफ हमें हमारा जो रुख है वो बढ़ना चाहिए, ये कैसे, ये क्या बतलाता है और ये किस तरह से साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, जिसका भारत भी अंग है, अहम हो जाता है? ये जो परिवर्तन है ये क्रमशः है और एक तरह से तर्कसंगत है, क्योंकि देखना अपनी जगह पर होता है, लेकिन उस पर को क्रियान्वित करना, उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए, अगर वो इन सब देशों का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना चाहता है। व्यापार जो है वो अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी खटास आ गई है, क्योंकि कई बार ऐसा पाया जाता है कि चीन का सामान आसियान देशों के माध्यम से आ रहा है भारत, ड्यूटी बचाने के लिए, एंटी डंपिंग चार्जेस बचाने के लिए। और तीसरी ओर ये भी होता दिखता है कि कई बार ऐसे सामान जो कि मिस डिक्लेयर किया जाता है और उससे ड्यूटी के में फ़ायदा उठाया जाता है, जैसे मलेशिया और वियतनाम से है। तो भारत इन देशों से और आसियान से रीनिगोशिएट करना चाहता है। इसी तरह से सिंगापुर से जो हमारे इन्वेस्टमेंट आते हैं वो सबसे बड़े हैं। 117 बिलियन डॉलर अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट आसियान से आया है, जिसमें से 115 जो है वो सिंगापुर से ही अकेले आया है। लेकिन उसके बारे में कई बार राउंड ट्रिपिंग की बात की जाती है कि भारत से पैसा सिंगापुर जाता है और फिर वहाँ से वापस भारत भेज दिया जाता है फ़ायदा उठाने के लिए टैक्सेशन का। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ खटास पैदा करती हैं। बिल्कुल खटास पैदा करती हैं, बिल्कुल आपने सही बात का जिक्र किया। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस समिट के जरिए जहां पर सारे देश एक साथ होंगे, चीन की विस्तारवादी नीति और उससे भी आगे बढ़कर अगर हम बात करें, जिस तरह से आतंकवाद का भी परोक्ष रूप से समर्थन करता हुआ आज की तारीख में चीन नजर आता है, कुछ लगाम लग पाएगी या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो बात है कि जिस तरीके से चीन आतंकवादियों को, खासकर जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल में प्रोटेक्ट करता है, उनको ब्लैक लिस्ट में, यूएन लिस्ट में नहीं डालने देता है, तो निश्चित रूप से चीन इस तरीके की जो रोग स्टेट है या ये कहिए कि वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जो मुद्दा अब भारत आ रहा है, खासकर ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात जो आपने पहले उठाया मुद्दा
कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, सी लेन कम्युनिकेशन की बात है, वो सबसे बड़ा विवाद है इंडो पैसिफिक रीजन में आज के दिन, क्योंकि भारत एक फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात करता है, रूल अबाइडिंग सिस्टम की बात करता है। चीन उसमें दखल अंदाजी करता है अपनी विस्तारवादी नीतियों से, और जिस तरीके से वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है वो सबके लिए, पूरे दक्षिणी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक खतरा है। क्योंकि भारत का एक बहुत पुराना जुड़ाव है इस क्षेत्र से, आज से नहीं, चोला डायनेस्टी से हम कहेंगे कि चोला डायनेस्टी से जिस तरीके का ट्रेड होता था उस ट्रेड को हम बिल्कुल और देखना यह होगा कि चीन की खुद की मौजूदगी में किस तरह से चीन को ही काउंटर करने के लिए, और चीन की जो अलग अलग नीतियां हैं विस्तारवादी से लेकर तमाम ऐसी नीतियां जिसका दुनिया भर में विरोध होता है, इसको लेकर क्या देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।